हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है लद्दाख LAC से। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही लद्दाख में भारत और चाइना की सेना कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने है। भारत ने भी LAC के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखी है और इस समय इंडियन आर्मी के लगभग 500 से ज्यादा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, टैंक्स और तोपें लद्दाख सेक्टर में सीमा के ऊपर डिप्लॉयड है। अभी तक क्या होता था कि लद्दाख में तैनात टैंक्स और बाकी आर्मर्ड व्हीकल्स में जब भी कोई खराबी आती थी, उनकी सर्विस या मेंटेनेंस का कोई भी काम होता था तो उनको वापस से जम्मू, पंजाब या फिर देश के दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ता था, जिसमें कई महीनों तक का समय लग जाता था। फिलहाल तो चलो इंडियन आर्मी मैनेज भी कर ले, लेकिन कल को चाइना के साथ अगर युद्ध वाली स्थिति दोबारा से बनती है, उस समय ये चीज भारतीय सेना को बैकफायर कर सकती थी। हमें सीमा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर तैनात चाहिए। एक एक टैंक और एक एक तोप भारतीय सेना के लिए काफी मायने रखती है। इसलिए भारतीय सेना ने फैसला किया था लद्दाख में ही स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के लिए 2 अलग अलग मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज स्थापित करने का। और अब खबर निकल कर आ रही है कि ये दोनों रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज लद्दाख में पूरी तरह से रेडी हो गई हैं। अब लद्दाख में तैनात टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिपेयर करने या उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको हजारों किलोमीटर दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा। ये दोनों फैसिलिटीज 14,500 फीट की हाइट के ऊपर न्योमा और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में लोकेटेड है, जो कि LAC से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर लद्दाख में किसी भी टैंक या आर्मर्ड व्हीकल्स में खराबी आती है तो उसको कुछ ही दिनों में रिपेयर करके वापस से सीमा के ऊपर तैनात किया जा सकेगा। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। दरअसल इस समय ईरान ने भारत के 40 लोगों को डिटेन करके रखा हुआ है। पिछले साल सितंबर महीने के बाद ईरान ने 4 अलग अलग कार्गो शिप्स को सीज किया था, जिनमें कुछ भारतीय क्रू मेंबर्स थे। इन 4 शिप्स के ऊपर जो टोटल 40 क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय नागरिक हैं और वो अभी भी ईरान में हैं और पिछले 8 महीनों से ईरान उनको रिलीज ही नहीं कर रहा है। 2-3 दिन पहले भारत के मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग सरबनंदा सोनोवाल सर 10 साल की चाबार पोर्ट की डील को साइन करने के लिए ईरान गए थे। एंड खबर आ रही है कि उस मीटिंग में भारत ने ईरान से कहा है कि वो हमारे 40 क्रू मेंबर्स को जल्दी से रिलीज करे। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ने इंडियन ओशन और अरेबियन सी में अलग अलग ऑपरेशंस करके ईरान के कई सारे मछुआरों को सोमाली पायरेट से रेस्क्यू किया था। अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। एक तरफ भारत है जो ईरान के मछुआरों की जान बचा रहा है, उनकी एक डिस्ट्रेस कॉल के ऊपर हम अपनी इंडियन नेवी, कमांडोज, कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन सब कुछ डिप्लॉय कर लेते हैं, लेकिन ईरान अभी भी भारत के 40 क्रू मेंबर्स को रिलीज नहीं कर रहा है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है श्रीलंका और भारत को लेकर। दरअसल पिछले कल भारत की UPI पेमेंट्स कंपनी फोन पे ने अनाउंस किया है कि अब भारत के लोग श्रीलंका में भी फोन पे ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे कंपनी ने श्रीलंका की लंका पे के साथ एक डील साइन की है, पार्टनरशिप की है, जिसके तहत भारत के जो लोग श्रीलंका ट्रैवल करेंगे अब उनको श्रीलंका की करेंसी तक कैरी नहीं करनी पड़ेगी। वो फोन पे की ऐप से श्रीलंका में किसी भी QR कोड को स्कैन करके वहां पर कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे और जो उनका भारत वाला बैंक अकाउंट फोन पे के अकाउंट से लिंक होगा, पैसे उसी से कट जाएंगे और साथ में मैसेज में कन्वर्जन रेट भी बता दिया जाएगा। भारत से जो भी लोग श्रीलंका ट्रैवल करते हैं, ये न्यूज उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के ऊपर ह्यूज कन्वर्जन फीस देनी पड़ती है, जो कि अब UPI से नहीं देनी पड़ेगी। श्रीलंका के साथ साथ फोन पे की UPI ऐप से आप सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई, नेपाल और भूटान इन सब देशों में भी कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल चाइना ने लद्दाख LAC और गलवान घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस रिलीज की हैं। वीडियो में चाइना ने दिखाने की कोशिश की है कि गलवान घाटी वाले इंसिडेंट में अपर एज चाइना के पास ही था और उन्होंने कई सारे भारत के सोल्जर्स को यानी कि भारत के सैनिकों को डिटेन किया था। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लिप्स चल रही हैं, ये चाइना द्वारा रिलीज्ड वीडियो में से ली गई हैं। ये वीडियो चाइनीज सोशल मीडिया, ट्विटर और चाइनीज टिकटॉक के ऊपर आज की डेट में काफी वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो गलवान घाटी वाले इंसिडेंट का ही है या फिर बाद का, ये तो खैर हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज की डेट में भारत में लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि भारत में इलेक्शंस के बीच में ये प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करने का आखिरकार क्या ही मतलब हो सकता है। चाइना के एम्बेसडर को भारत आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और चाइना ने इसके साथ साथ में ही ये प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया है। साफ नजर आता है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। आज की 5th अपडेट आ रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका इन दोनों ने भारत की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि भारत का ये कानून मुस्लिम विरोधी है। इलेक्शन से ठीक पहले मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भारत में लागू कर दिया था और अब पिछले कल इस कानून के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए 14 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दे दिया है।
इस कानून के तहत भारत की नागरिकता अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल वेबसाइट स्टार्ट की गई है। वहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस और वेरीफाई किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही अप्लाई करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। आज की 6th अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस और भारत को लेकर। पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर की गाजा में जान चली गई थी। कर्नल वैभव अनिल काले सर की उम्र मात्र 46 साल की थी और खबर आई है कि इंडियन आर्मी में उन्होंने 11 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऊपर कमांड की थी। उन्होंने साल 2022 में इंडियन आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, यानी उन्होंने अपनी सर्विस खत्म होने से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था। वो यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर थे। उन्होंने 2 महीने पहले ही यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था और पहली पोस्टिंग के तौर पर यूनाइटेड नेशंस ने उनको इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी के ऊपर डिप्लॉय किया था। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हकनी ने कर्नल वैभव अनिल काले सर की मृत्यु के ऊपर भारत सरकार और भारत से माफी मांगी है और उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के योगदान की सराहना करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसके साथ ये भी कहा कि वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर ये जांच कर रहे हैं कि ये हमला कैसे हुआ था। जब ये हमला हुआ था, कर्नल वैभव सर यूएन की व्हाइट गाड़ी में ही थे। उनके साथ एक और फीमेल एम्प्लॉय थी, वो भी इस हमले में इंजर्ड हुई है और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी जान के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस इस घटना के लिए भारत से क्यों माफी मांग रहा है। इसके पीछे का कारण है भारत से मिलने वाले फंड्स और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भारत गाजा के लोगों के लिए आज भी भेज रहा है। पीस कीपिंग फोर्सेस से लेकर रिलीफ मटेरियल्स, फंडिंग, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट और कई तरह से आज की डेट में भारत यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट कर रहा है, गाजा के लोगों की मदद कर रहा है। इसलिए यूएन ने भारत से माफी मांगते हुए आधिकारिक तौर पर अपोलोजाइज वर्ड का इस्तेमाल किया है। आज की 7th अपडेट आ रही है कनाडा और भारत को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की गवर्नमेंट ने पिछले कल भारत की टॉप आईटी कंपनी इन्फोसिस के ऊपर पेनल्टी लगाई है। कनाडा की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने साल 2020 में जो एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स पे किया था वो लायबिलिटी से कम पे किया था। यानी साल 2020 के लिए कंपनी का कनाडा में जितना एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स बनता था, कंपनी ने उसे कम अमाउंट पे किया था, जिसके लिए कनाडा की सरकार ने इन्फोसिस के ऊपर 1,34,000 कनेडियन डॉलर्स की पेनल्टी लगाई है, जो कि अगर भारत की करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 82 लाख रुपए बनते हैं। इन्फोसिस कंपनी ने कनाडा की सरकार की पेनल्टी का विरोध नहीं किया है, जिसका मतलब है कि इन्फोसिस कनाडा की सरकार को ये पेनल्टी आराम से पे कर लेगी। पिछले साल 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 37,923 करोड़ रुपए था, जबकि नेट प्रॉफिट था 7,969 करोड़ रुपए और ये केवल 3 महीने की फिगर्स हैं, जनवरी से लेकर मार्च तिमाही के। आज की 8th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। लगता है कि इंडियन नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना अब बहुत ही जल्दी सच होने वाला है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत बहुत ही जल्द अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम शुरू कर लेगा। और न सिर्फ तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, बल्कि उसके बाद हम चौथा, 5वां और 6वां और कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे। वैसे देखा जाए तो इंडियन नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफी लंबे समय से डिमांड कर रही है, लेकिन मसला ये है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में आराम से 5-6 बिलियन डॉलर्स का खर्च आ जाता है। अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इलेक्शंस के चक्कर में बयान तो दे दिया है, लेकिन आई होप जो उनके टेबल के ऊपर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की फाइल पड़ी है वो उसके ऊपर जल्दी साइन करके असल में इसको अप्रूव करें, ना सिर्फ बातों में या फिर स्टेटमेंट में, क्योंकि भारत के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की 9th अपडेट आ रही है यूरोप के एक देश स्लोवाकिया से। पिछले कल स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको के ऊपर वहां पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। वो जैसे ही कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करने के बाद बाहर निकलकर पब्लिक से मिलने जाते हैं, भीड़ में से एक 71 साल का व्यक्ति अचानक से निकलकर स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 3-4 फायर कर लेता है। स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स को पता नहीं चलता है कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन बाद में वो उस अटैकर के ऊपर झपट्टा मारकर उसको जमीन के ऊपर गिरा देते हैं और बाकी के बॉडीगार्ड्स प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको को वहां से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। लेकिन अभी भी रॉबर्ट फीको हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह अपने देश में काफी पॉपुलर लीडर है, लेकिन काश उनके पास भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरह के एसपीजी के ट्रेन कमांडोज और ट्रेन बॉडीगार्ड्स होते। आज की 10th अपडेट आ रही है एक कैंपेन वीडियो को लेकर। यूथ के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही अच्छे से आती है। दरअसल जिम के शौकीन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन वीडियो रिलीज किया है। यूथ को टारगेट करता हुआ ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको भी इसको देखना चाहिए। पहले बाइसेप नहीं यार, पहले ट्राइसेप। नहीं ब्रो, पहले बाइसेप नहीं भाई, पहले ट्राइसेप। पाजी आप ही बताओ पहले क्या करें?
पहले वोट करो, वोट क्योंकि तुम्हारा पहला वोट है ना। फिर वापस आके लेग्स मारो। लेग्स या पहला वोट है तो पहले वोट करो, फिर जो मर्जी वो करो। पहला वोट देश को, पहला वोट मोदी को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।